ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे 4 टॉपिक कर रहे होंगे जो कि हर प्रोग्राम में ही आप लोगों को मिल रहा होगा। हर प्रोग्राम में इसका यूज़ आप लोगों को मिल रहा होगा। और अगर आप लोग ये टॉपिक अच्छे से कवर नहीं करते हो, ये टॉपिक आप लोगों की टिप पे नहीं होता है, तो आप लोग प्रोग्राम में ज़रूर गड़बड़ी कर रहे होगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप लोग बेसिक गड़बड़ी कर ही रहे होगे। एडवांस तो छोड़ो, आप लोग बेसिक प्रोग्राम भी नहीं बना पा रहे होगे। लेकिन अगर ये टॉपिक्स आप लोगों के कैप्चर में होते हैं तो आप लोग समझ पाओगे कि ड्राई रन मतलब हम लोग का बैकएंड में किस तरह से काम हो रहा है, कैसे नंबर आ रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये आप लोग समझ पाओगे। तो ये 4 टॉपिक हम लोगों के लिए समझने बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को इससे पहले ये बता दूँ कि ये वेरिएबल जो है सबसे पहला टॉपिक हमारा, और जो सबसे लास्ट टॉपिक है स्टेप सीक्वेंसेस, उसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप लोगों को पिछला वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे रिकैप कराते हुए आगे बढ़ूँगा। और वेरिएबल को हम लोग आज थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, इसके रूल्स को। पिछले वीडियो में मैंने रूल्स उतने ज़्यादा डिस्कस करके नहीं बताया था, क्योंकि उस वीडियो जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिखने सीख रहे थे, सी का। ठीक है, आज हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे वेरिएबल के बारे में। और हमारा दूसरा टॉपिक होगा वेरिएबल का रूल्स, हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे बहुत डिटेल में। फिर दूसरा टॉपिक आएगा हम लोग का डेटा टाइप्स इन सी, और ये डेटा टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सी में। और डेटा टाइप से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, डेटा टाइप और साइज से रिलेटेड। और डेटा टाइप से एक रिलेटेड टॉपिक होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर में ही मेनली मिस्टेक्स कर रहे होते हो बिगनर्स लोग। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को ध्यान से देखना है आप लोगों को, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का किस तरह से यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद आता है स्टेप सीक्वेंसेस। तो स्टेप सीक्वेंसेस में ऐसा कोई खास दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि ये बस हम लोगों को अच्छी फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों को अच्छा आउटपुट चाहिए होता है, वेल मैनर्ड आउटपुट चाहिए होता है अच्छा फॉर्मेटिंग के साथ, तो हम लोग स्टेप सीक्वेंसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वेरिएबल से। और आप लोग देखो वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, और आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, सो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ ध्यान से देखो। तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल, जैसे आप लोगों ने मेमोरी के बारे में सुना होगा, कंप्यूटर मेमोरीज होते हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने घर में डिफरेंट डब्बे देखे होंगे, चाय पत्ती का डब्बा, चीनी का डब्बा, आटा का डब्बा। ठीक है, या जिसमें भी आप लोग रखते हो, जैसे आप लोग कुछ एक डब्बा होता है जिसमें आप लोग पेन रख रहे होते हो, या फिर कोई एक डब्बा होता है जिसमें आप लोग पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये छोटी छोटी चीज़ें रख रहे हो, जैसे मैं तो रखता हूँ। तो आप लोग देखे होगे एक स्पेसिफिक डब्बा में आप लोग स्पेसिफिक चीज़ रख रहे होते हो, जिसमें आप लोगों को लगता है बड़ा बड़ा सामान रखना है तो आप एक बड़ा डब्बा बनाते हो, छोटा छोटा सामान रखना है तो छोटा डब्बा बनाते हो और उसका एक नाम दे देते हो। पेन स्टैंड हो गया, ठीक है, पेन बॉक्स हो गया, फिर इक्विपमेंट बॉक्स हो गया, ठीक है, डिजिटल बॉक्स हो गया, इस तरह से आप लोग नाम दे देते हो। तो कंप्यूटर में भी सेम उसी तरह का रहेगा। हम लोग यहाँ पे मेमोरी को डिक्लेयर कर रहे होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कंप्यूटर में 4 मेमोरी है, 4 कंटेनर है। ठीक है, और मैं जब भी वेरिएबल बोल रहा हूँ ना तो मैं कंटेनर ही बोल रहा हूँ। ठीक है, कंटेनर, 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, और इस कंटेनर में हम लोग इनपुट डाल रहे हैं, इस कंटेनर से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो कंटेनर जब भी मैं बोलूँ आप लोग समझ जाना हम लोग वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे मान लो 1 कंटेनर है, तो जब भी हम लोगों को प्रोसेसिंग कराना होगा तो हम लोग यूज़र से कोई इनपुट ले रहे होंगे, इस कंटेनर में डाल रहे होंगे, और इस कंटेनर से हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे उस इनपुट को, जो भी हम लोगों ने डाला है उसको प्रोसेसिंग करा रहे होंगे और आउटपुट दे रहे होंगे। ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस कंटेनर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसमें आके कुछ स्टोर होगा, फिर यहाँ से कुछ प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। तो इस कंटेनर से हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे किसी भी चीज़ को? तो इस कंटेनर से एक्सेस करने के लिए इस कंटेनर का सबसे पहले नाम देना होगा। ठीक है, चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का कंटेनर, इस तरह से नाम देना होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं देना है, चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं, ABCD। अब जैसे मान लो हम लोगों को कोई भी वैल्यू इनपुट कराना है, तो आप लोग के पास 4 कंटेनर, आप किसी में भी इनपुट करा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ में मुझे C में इनपुट कराना है, तो मैं C नाम का कंटेनर यूज़ करके, मतलब इसका नाम जो है C, इसको रेफरेंस में लेके इसका नाम यूज़ करके मैं C में इनपुट करा दूंगा। इसका C का नाम लेके मैं इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो वेरिएबल का एकदम सिंपल एकदम मतलब समझो, तो मैंने ये सिंपल एकदम डिफिनेशन लिखा है जो मैंने कॉलेज में ये तैयार किया था। ठीक है, वो नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है जो कि मैंने खुद से टाइप किए हैं। तो आप लोग इसको पढ़ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ हो सकता है मैंने यहाँ पे गूगल की भी हेल्प ली हो, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ मेरे टाइप नोट्स मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है तो ये मैंने खुद से लिखा है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो अच्छे से। तो हालांकि अगर आप लोग प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे नोट्स की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली नोट्स आप लोगों को काम में आने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज़ नथिंग बट ए नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया। देखो ध्यान से, नेम, ठीक है, वेरिएबल इज़ नथिंग बट ए नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया। जो भी स्टोरेज एरिया है, जो भी कंटेनर है, उसका एक नाम रखना, ठीक है, उसका एक नाम। तो उस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और उस नाम रखने के प्रोसेस को हम लोग डिक्लेरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये आप लोगों को मैंने पहले ही बताया जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नाम जो हम लोग इसका रखते हैं, तो इसका जो नाम है ABCD जो यहाँ पे हम लोगों ने रखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और जो नाम रखने का प्रोसेस है उसको हम लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब जो हम लोग नाम रख रहे हैं, तो नाम रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक स्पेसिफिक डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि बता रहा होता है कि उस कंटेनर में किस तरह का डेटा इनपुट होगा, ठीक है। जो भी एक कंटेनर है उसमें किस तरह का डेटा हम लोग डालेंगे, ये बता रहा होता है डेटा टाइप। और फिर उसका साइज़ बता रहा होता है कि वो कितना साइज़ का होगा। जैसे मैंने बताया, आप लोगों को मान लो छोटे छोटे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखने हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है, कार्ड रीडर हो गया, या जो भी OTG वगैरह हो गया, ये सब रखना है, तो आप लोग डेफिनेटली छोटा सा डब्बा लोगे, है ना। अब बड़ा सा 5 लीटर वाला पानी का डब्बा तो लोगे नहीं, उसमें तो रखोगे नहीं। तो यहाँ पे वही कुछ डेटा टाइप भी इस तरह का काम करता है। डेटा टाइप बता रहा होता है कि इसमें कितना साइज़ का हम लोग अमाउंट स्टोर करा सकते हैं और इसमें किस तरह का डेटा इसमें आएगा, ठीक है। और फिर उसका लेआउट हो गया कि किस तरह का वेरिएबल होगा, किस तरह का मेमोरी बनेगा, ये सब डेटा टाइप बता रहा हो। तो वेरिएबल आप लोगों को क्लियर हो गया, डेटा टाइप तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वेरिएबल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल क्या होता है, नथिंग बट ए नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया। जो भी स्टोरेज एरिया है, जो भी कंटेनर है, उसका जो भी नाम होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिकली वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यूज चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये मैंने कॉलेज में तैयार किया था, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो प्रोग्राम टाइप करके खुद से लिखने पे, ठीक है। प्रोग्राम में प्रोग्राम बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस करो, प्रोग्राम बनाने पे ध्यान दो, ना कि नोट्स बनाने पे। नोट्स तो आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा आप लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को क्लियरिटी आते जाएगी। बाकी नोट्स आप लोग बीच बीच में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस करो, जो मैं बता रहा हूँ अभी प्रोग्राम, आप लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस करो। और इसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट भी बना रखा है, जिसमें कि हम लोग 300+ प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें शायद मैंने अभी तक 30 प्रोग्राम डिस्कस कर लिए हैं। और डेली यहाँ पे 1-2 प्रोग्राम अपलोड हो ही जाता है, तो लगभग 1.5 से 2 मंथ में यहाँ पे 300+ प्रोग्राम आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो। और हो सकता है अगर आप लोग बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली 300+ प्रोग्राम आप लोगों को मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। आप लोग टाइप कर सकते हो यहाँ पे 300+ प्रोग्राम्स ऑफ C लैंग्वेज, तो आप लोगों को मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। ये कंप्यूटर मेमोरी है अपना, और इस कंप्यूटर मेमोरी में अपना एक अलग अलग नाम का लोकेशन है, जिसको कि हम लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 4 कंटेनर बनाया है और यहाँ पे चारों का अलग अलग नाम दे रखा है हम लोगों ने। जैसे एक का नाम दिया है A, एक का नाम दे रखा है हम लोगों ने अल्फ़ा, एक का नाम दे रखा है बीटा, एक का नाम दे रखा है सम। तो कुछ भी नाम दे सकते हो। और नाम के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मतलब हर एक कंटेनर का एक एड्रेस भी होता है, ठीक है। डेफिनेटली आपके घर का कुछ नाम होगा और साथ ही कुछ एड्रेस भी होगा, ठीक है। प्यार से कुछ नाम रख देते हैं लोग अपने घर का, जैसे उनके नाम पे अपना घर का भी नाम होता है, ठीक है। आगे में बोर्ड लगा हुआ रहता है, आप लोग देख सकते हो। कहीं भी अगर घर में जाओगे तो हो सकता है आपके घर का नाम नहीं हो, लेकिन ऐसा होता है कि घर का नाम होता है और एक एड्रेस होता है। एड्रेस मतलब वो एक्चुअल एड्रेस जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है। अब सब कोई नाम से तो पहचानते नहीं है, ठीक है। तो एड्रेस से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो एड्रेस की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो ये जो नाम है ये अपना वेरिएबल हो गया। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं डेटा टाइप को, ठीक है। तो जो भी हम लोग काम कर रहे होंगे ना, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बना के कर रहे होंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल ही बनाते हैं। आप लोग पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, हम लोग सबसे पहले वेरिएबल ही बनाते हैं प्रोग्राम में, और फिर उसके बाद स्टोर कराते हैं और फिर अपना एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। अब वेरिएबल बनाने के लिए डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक है। कुछ भी नाम नहीं रख सकते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी आप लोग, जैसे घर में तो आप लोग कुछ भी नाम रख देते हो, मुन्ना टुन्ना चुन्ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम नहीं रखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का कुछ स्पेसिफिक रूल्स के मुताबिक नाम रखेंगे। और ये रूल्स आप लोगों को लगेगा भी कि हाँ ये रूल्स मतलब वाजिब है, प्रोग्राम के लिए रूल्स होना भी चाहिए। तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो रूल्स आप लोग देखो, रूल्स क्या है यहाँ पे। सबसे पहला रूल है कि द नेम ऑफ ए वेरिएबल कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो नाम जो रख सकते हैं वो लेटर का यूज़ करके भी रख सकते हैं, ABCD, ठीक है। उसमें हम लोग नंबर भी यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4, और एक अंडरस्कोर कैरेक्टर होता है कुछ इस तरह का आप लोगों को मिल जाएगा। अपना जो प्लस की होता है, बैक स्पेस के बगल में प्लस होता है, प्लस की होता है, प्लस के बगल में वहाँ पे आप लोगों को अंडरस्कोर की मिल जाएगा वहाँ पे। तो एक अंडरस्कोर का सिंबल आप लोग यूज़ कर सकते हो।
तो अंडरस्कोर ही क्यों, बाकी स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं तो बाकी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए स्पेस, हम लोग अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, स्पेस भी अलाउड नहीं होता है इसमें। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करेंगे। तो आप लोग पहले ये ध्यान में रख लो कि ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी यूज़ करने का एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? इट मस्ट बिगिन विथ आइदर ए लेटर और एन अंडरस्कोर। या तो हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं अपना नाम लिखना, जैसे मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर नम, तो ये एक नाम है जो कि सही नाम है, वेरिएबल का ऐसा नाम रख सकते हैं। या फिर हम लोग नॉर्मली नम भी रख सकते हैं बिना अंडरस्कोर के, ये भी रख सकते हैं। लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। डिजिट मीन्स 1 2 3 4 0 इस सब से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2, तो ये वेरिएबल का नाम बिल्कुल ही गलत है, ये अपना एरर दे रहा होगा, ठीक है। ये नाम हम लोग नहीं रख सकते हैं। 1 2 नम ये भी नहीं रख सकते हैं, ये भी एरर दे रहा होगा। स्टार्टिंग में डिजिट नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में आपका अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। उसके बाद आप लोग डिजिट वगैरह डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में डिजिट नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए और लास्ट में डिजिट हो सकता है, और लास्ट में अंडरस्कोर भी हो सकता है और अंडरस्कोर पहले भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ों से मिल के बन रहा होगा अपना वेरिएबल का नाम, और जिसमें कि सबसे पहले जो आएगा लेटर आएगा, लेटर या फिर अंडरस्कोर, या तो लेटर यूज़ करो या तो अंडरस्कोर यूज़ करो, और उसके बाद आप लोग डिजिट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फॉलोड बाय डिजिट्स। और जो तीसरा रूल है, अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट बिकॉज सी इज़ केस सेंसिटिव। इसका कहने का मतलब क्या है? अपर केस और लोअर केस आप लोग जान रहे होगे, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अगर मान लो यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर ए नाम से एक डिक्लेयर करूँ एक कंटेनर, और एक कंटेनर को मैं स्मॉल ए नाम से डिक्लेयर करूँ, तो ये दोनों कंटेनर ही अलग अलग होंगे, ठीक है। कैपिटल ए वाला कंटेनर अलग होगा, कैपिटल स्मॉल ए वाला कंटेनर अलग होगा, दोनों ही अलग अलग कंटेनर होंगे। मान लो आप लोगों ने स्मॉल ए से डिक्लेयर किया है और आप लोग यूज़ कर रहे हो कैपिटल ए, तो बिल्कुल ही एरर आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने कैपिटल ए डिक्लेयर नहीं किया है। अगर आप लोगों ने कैपिटल ए डिक्लेयर किया है, यूज़ कर रहे हो स्मॉल ए, तो ये भी एरर आ रहा होगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है आप लोगों ने क्या डिक्लेयर किया है, कैपिटल लेटर में डिक्लेयर किया है या स्मॉल लेटर में डिक्लेयर किया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी के हिसाब से आप लोगों को यूज़ भी करना है। आप लोग मान लो कहीं कैपिटल लेटर में डिक्लेयर कर दिया और यूज़ कर रहे हो स्मॉल लेटर में, जैसे यहाँ नीचे देखो मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल में लिया है। यहाँ मैंने एक जो यहाँ पे बनाया है एक कंटेनर, जिसमें कि मैंने लिखा है मानस, जो कि मेरा नाम है, ठीक है, MANAS, और यहाँ पे स्मॉल m लिखा हुआ है और यहाँ पे कैपिटल M लिखा हुआ है। अब मान लो आप लोग डिक्लेयर कर रहे हो स्मॉल MANAS और यूज़ कर रहे हो कैपिटल MNS, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो नाम दोनों एक तरह से आप लोग डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप लोग जिस तरह से डिक्लेयर किए हो, जो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज़ करके डिक्लेयर किए हो, उसी तरह से आप लोग को यूज़ भी करना है। दोनों ही अलग अलग होंगे। ये अपने आप में अलग कंटेनर है और ये अपने आप में अलग कंटेनर है, आइडेंटिकल नहीं है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद अपना फोर्थ रूल आता है, नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। सबसे पहले मैं इसको मिटा दूँ, काफ़ी भद्दा लग रहा है देखने में, ठीक है। पूरा ही साफ़ कर देते हैं इसको ताकि अच्छा लगे और नोट्स भी अच्छा मिले, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग अब आगे देखते हैं यहाँ पे अपना फोर्थ रूल। तो फोर्थ रूल क्या है? अपना फोर्थ रूल है कि नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। अब मैंने आप लोगों को बताया जो भी नाम है अपना स्पेस नहीं ले सकता है। जैसे आप लोगों को लिखना है MANAS मानस कुमार लाल, ऐसा कुछ लिखना है अपना नाम, आप लोगों का बड़ा नाम है, ठीक है, मानस कुमार लाल, तो आप लोग बीच में स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ी फॉर्मेटिंग अच्छी हो, यहाँ पे मानस के बाद कुछ स्पेस भी आए, तो आप लोग एज अ स्पेस आप लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर और यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हो और यहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। वाइट स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे ये सब स्पेशल कैरेक्टर हो गए, स्टार हो गया, एस्टेरिस्क हो गया, ठीक है, ये सब यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर आते हैं अपना फिफ्थ रूल पे। तो आप लोगों को ये रूल काफ़ी सिंपल ही लग रहा होगा, ये कोई सच बहुत हाई फाई रूल नहीं है और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। और हम लोग क्योंकि VS कोड में कर रहे हो, तो VS कोड में हल्का सा भी आप लोग गलत लिखोगे, वहाँ पे रेड अंडरलाइन आ जाएगी कि आप गलत लिख रहे हो, इसको सही करो, नहीं तो वो हम रन ही नहीं करेंगे, वो ऐसा बोल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना आता है रिवर्स वर्ड, रिजर्व्ड वर्ड, सॉरी रिवर्स क्या होता है, रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स, ठीक है। जैसे प्रिंटफ हो गया, आप लोगों को पता है प्रिंटफ हम लोग आउटपुट कराने के लिए यूज़ करते हैं। इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, तो ये सब रिजर्व वर्ड है, मतलब C ऑलरेडी सबको रिजर्व करके रखा है, वो इस सबको ऑलरेडी यूज़ करता है। तो जो उसके पास रिजर्व है अपना लिखा हुआ है उसके पास, वो हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि आप अपना वर्ड अपने पास रखो, हम लोग अपना वर्ड बना लेंगे। बहुत सारे वर्ड हैं अपने, हम लोग अलग अलग नामकरण कर सकते हैं, हम लोग इतने ब्रिलियंट हैं कि बहुत सारे नाम रख सकते हैं। आप अपना वर्ड अपने पास रखो, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है।
तो सी जितने वर्ड अपने पास बना रखे हैं, ऑलरेडी बिल्ड किए गए हैं सी फंक्शन में, ठीक है, जितने भी ये सी फंक्शंस हैं, जो भी वर्ड डिक्लेयर किए जा चुके हैं सी में ऑलरेडी, उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अपना कुछ बना रहे होंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, इस तरह से हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही क्या क्या आप लोग पहचानो। सबसे पहले ये सम लिखा हुआ है तो बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे देखो डिजिट पहले यूज़ हो गया है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे पहले लेटर यूज़ हुआ है फिर डिजिट यूज़ हुआ है, तो ये सही है। यहाँ पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ये भी सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग किस तरह से यहाँ पे अपना डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का नाम किस तरह से रखते हैं। तो ये आप लोगों को आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। या चलो मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों को ले चल के दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। और ये देखो मैं 28 प्रोग्राम बता रहा था अपने प्रोग्राम वाले प्लेलिस्ट में, तो ये खुला हुआ है। हम लोग एक यहाँ पे और प्रोग्राम अपना Ctrl+N से ओपन कर लेते हैं और Ctrl+S से सेव कर लेते हैं प्रोग्राम, या कुछ और test1.c, टेस्ट तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं, #stdio.h, और यहाँ पे int main। आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ऊपर का 2 लाइन तो हम लोग हमेशा लगा रहे होंगे, ठीक है। फंक्शन में जब पढ़ेंगे तब यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 2 लाइन हमेशा लगा रहे होंगे। अब उसके बाद मैं आप लोगों को डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। तो अभी मैंने डेटा टाइप नहीं बताया, लेकिन डेटा टाइप में आप लोग जानते हो शायद कि इंट एक डेटा टाइप है, और अगर नहीं जानते हो तो थोड़ी देर के लिए समझ लो इंट एक डेटा टाइप है। और फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, मान लो एक वेरिएबल का नाम रखते हैं a, तो यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, इंट a हम लोग रख सकते हैं। अगर मान लो हम लोग इंट 01 रखें, इंट सबसे पहले तो मैं इटन लिख दिया हूँ इंट, और यहाँ पे हम लोग मान लो 01 नाम रखें, तो ये देखो यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ रहा है, वो कह रहा है कि आप लोगों ने गलत रखा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने रूल्स बताया, आपने रूल्स नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे गलत नाम बता रहा है। अब मान लो हम लोगों ने यहाँ पे रखा कुछ और नाम, इंट कैर, और देखो कैर भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इंट कैर देखो ऐसा भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कैर भी एक डेटा टाइप है, मतलब रिजर्व वर्ड है, तो रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। अब मान लो हम लोगों ने रखा इंट कैर 01, तो ठीक है, ये सही है, ये चलेगा, क्योंकि कैर 01 कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। फिर जैसे मान लो आप लोगों ने रखा यहाँ पे इंट और कुछ भी KMZ ऐसा कुछ भी रख दिया, या फिर आप लोगों ने रखा इंट और अंडर, देखो ऊपर में हम लोगों ने रखा था इंट a, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं अंडरस्कोर a, तो ये दोनों ही अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हम लोगों ने रखा था स्मॉल a, अब हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कैपिटल A, तो ये भी अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंट अगर हम लोग स्मॉल a डिक्लेयर करें तो यहाँ पे एरर आ रहा होगा, ठीक है, और कोई एरर नहीं आ रहा है, बट प्रोग्राम रन करने पे ज़रूर एरर आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 बार डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रूल समझ लिए कि किस तरह से डिक्लेयर करना है। आप लोग देख लो यहाँ पे ये रिजर्व वर्ड था इसलिए एरर आ रहा है, यहाँ पे डिजिट यूज़ किया था हम लोगों ने इसलिए एरर आ रहा है। और डिजर्ट के अगर आप लोग डिजिट के साथ, डिजर्ट के साथ नहीं, डिजिट के साथ अगर कुछ और टाइप करते हो तो ये भी गलत है, ये तो कतई गलत है, ठीक है, इसको तो यूज़ ही नहीं करना। ये देखो ये तो पूरा लाल ही हो गया है, ये आग बबूला हो रहा है, ठीक है, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब हर रूल का ही उल्लंघन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये प्रोग्राम आप लोग समझ गए, तो उसको मैंने बंद क्यों कर दिया, हम लोग इसी में और कुछ भी समझ लेंगे। यहाँ पे test1.c, ठीक है। और अब हम लोग चल के देखते हैं कि अपना डेटा टाइप क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के बारे में हम लोग समझते हैं, और डेटा टाइप में आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि ये दिखे, ठीक है। तो डेटा टाइप मेनली हम लोगों का जो भी हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, जो कि इनपुट कर रहे होंगे, ठीक है, जो कंटेनर हम लोगों ने बनाया है उसमें हम लोग बता रहे होंगे कि किस तरह का डेटा इनपुट कर रहे हैं। क्या आप लोग जो इनपुट कर रहे हो वो इंटीजर इनपुट कर रहे हो, या फिर क्या आप लोग जो इनपुट कर रहे हो वो डेसिमल नंबर कुछ इनपुट कर रहे हो, या फिर आप लोग कोई कैरेक्टर इनपुट कर रहे होगे। इस तरह से हम लोग बता रहे होंगे। सबसे पहले जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना कोई कंटेनर, यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं, तो कंटेनर हम लोग पहले ही फिक्स कर देते हैं डेटा टाइप के नाम से। जैसे हम लोगों ने लिखा इंट a, अभी आप लोगों ने देखा था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कंटेनर का नाम a है जो कि एक वेरिएबल है, और इसमें जो भी हम लोग डाल रहे होंगे, जो भी डेटा डाल रहे होंगे वो इंटीजर डेटा होगा, ठीक है। अगर कोई और डेटा डालेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इंटीजर डेटा होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा डेटा डाल रहे होंगे हम लोग, इंटीजर डेटा डाल रहे होंगे। इंट मतलब यही है। अगर हम लोग यहाँ पे कंटेनर बना के लिखे कैर और कुछ नाम दे दे ch, ठीक है, तो ये वेरिएबल का नाम हो गया ch, और ये कैर क्या है, डेटा टाइप है। अब कैर क्या बता रहा होगा, कैर बता रहा होगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आने वाला है
वो कैरेक्टर आने वाला है, मतलब जो भी यहाँ पे इनपुट होने वाला है वो कैरेक्टर इनपुट होने वाला है, जो भी यहाँ से एक्सेस होगा वो कैरेक्टर एक्सेस होगा। कैरेक्टर मतलब ए हो गया या फिर बी हो गया या फिर सी हो गया, एक कैरेक्टर एक बार में, ये भी ध्यान रखना, एक कैरेक्टर एक बार में 2 कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं। एक बार में एक कैरेक्टर, दूसरे बार में दूसरा कैरेक्टर, तीसरे बार में तीसरा कैरेक्टर, इस तरह से आप लोग डाल सकते हो। तो कुछ इस तरह से डेटा टाइप काम करता है। अब डिफरेंट तरह के डेटा टाइप होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक चार्ट ढूंढ के लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, और डेफिनेटली मैंने गूगल से ही ढूंढा है, अपना कुछ नहीं बनाया ये, ठीक है। तो आप लोग इसको देख के समझ सकते हो। और ये चार्ट आप लोग याद रखो तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो आप लोग मतलब बल्ले बल्ले हो जाओगे। ये चार्ट आप लोग याद रखो। डेटा टाइप्स इन सी, प्राइमरी डेटा टाइप होता है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, डेरिवेटिव डेटा टाइप होता है, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा टाइप जो सबसे फंडामेंटल डेटा टाइप है, ठीक है, जो सबसे फंडामेंटल डेटा टाइप सब है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट में, फंडामेंटल होता है मीटर, फंडामेंटल होता है सेकेंड, और फिर डिराइव्ड होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, और ये सब फंडामेंटल। तो कुछ इसी तरह से यहाँ भी है, ये जो प्राइमरी डेटा टाइप है वो सब फंडामेंटल डेटा टाइप है, और इसी का यूज़ करके हम लोग ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप वगैरह बना रहे होते हैं और डिराइव्ड डेटा टाइप बना रहे होते हैं, ठीक है। तो यूज़र डेटा टाइप और डिराइव डेटा टाइप तो हम लोग आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनम हो गया, टाइप डेफ हो गया, पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब हम लोग आगे देख रहे होंगे, ठीक है। अभी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग फ़िलहाल ये देखो कि प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो कैरेक्टर हो गया, मैंने बताया इसमें कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट हो गया, डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं फ्लोट में, जैसे 1.25, 3.2 इस तरह का स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लोट में डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और इंट में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और वॉइड मतलब खाली, शून्य बटा सन्नाटा, इसमें कुछ स्टोर नहीं करेंगे, ये पूरा खाली होगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ मॉडिफायर्स लगे हैं। मॉडिफायर्स मतलब जैसे यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, तो इंट को ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंट मतलब हुआ ये छोटा मोटा वैल्यू स्टोर करेगा। लॉन्ग इंट मतलब हुआ बहुत लंबा इंटीजर स्टोर करेगा, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 4, 5, 3, 4 ऐसा, ठीक है, बहुत लंबा इंटीजर स्टोर करेगा। अनसाइन लॉन्ग इंट मतलब लंबा इंटीजर स्टोर करेगा लेकिन अनसाइन, जिसमें साइन नहीं होगा, मतलब -2, 5, 3, 4, 6, 8 ऐसा कुछ नहीं होगा, अनसाइंड होगा, ठीक है। अनसाइंड मतलब उसका कोई साइन नहीं होगा, बिना साइन वाला। तो ये समझ गए। फिर लॉन्ग यहाँ पे आता है, लॉन्ग इंट मतलब बहुत लंबा, लॉन्ग और उसका भी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग, ठीक है। फिर अनसाइन लॉन्ग इंट, तो आप लोग समझ रहे हो, लॉन्ग इंट होगा लेकिन अनसाइन, जिसके पास कोई साइन नहीं है। शॉर्ट इंट मतलब बहुत छोटा, ठीक है, इंट से भी छोटा, मतलब बहुत छोटी वैल्यू स्टोर करानी है, 53, 535 इस तरह का छोटा वैल्यू यूज़ करना है, तो हम लोग शॉर्ट इंट यूज़ करेंगे। अनसाइंड शॉर्ट इंट मतलब कि छोटा इंटीजर ही होगा लेकिन अनसाइंड होगा, साइन नहीं होगा। फिर इसी में साइंड भी आता है, ठीक है, साइंड इंट, जो कि यहाँ पे इंट लिख रहे हैं हम लोग। इंट सिर्फ इंट का मतलब है साइंड इंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग साइन के साथ वैल्यू डाल सकते हैं, -5, -3, 4 इस तरह से डाल सकते हैं साइन के साथ। हम लोग समझ में आ गया होगा। ऐसी इस तरह से हम लोग इस मॉडिफायर यूज़ करके एक ही डेटा टाइप से और भी डेटा टाइप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैर हो गया तो इसमें साइंड कैर हम लोग बना सकते हैं, अनसाइंड कैर बना सकते हैं। फ्लोट हो गया तो फ्लोट होता है, डबल होता है। डबल मतलब ये फ्लोट का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें हम लोग ज़्यादा डेसिमल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट में आप लोगों ने देखा होगा 2.5664 इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6 कैरेक्टर तक हम लोग डेसिमल के बाद स्टोर करा सकते हैं फ्लोट में। लेकिन डबल में इससे भी ज़्यादा करा सकते हैं, और लॉन्ग डबल में उससे भी ज़्यादा करा सकते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आप लोग डेटा टाइप समझ गए हो तो हम लोग चल के देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक लिखा है, और उससे आप लोगों को काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लो, ये जो मैंने डेटा दिया है, आप लोग चाहो तो इसको कुछ रिमेंबर रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को याद करने की ज़रूरत। और ये रेंज तो बिल्कुल भी याद मत करना, ठीक है। रेंज के लिए फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे निकालते हैं, ये रेंज क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, मैं बताऊंगा। ये तो बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो किसी से तो कोई भी आप लोगों से ये पूछ सकता है कि कैरेक्टर कितना बाइट स्टोर करता है। कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है। अनसाइंड कैरेक्टर कितना बाइट स्टोर करता है। अनसाइंड कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है। इंटीजर 2 बाइट स्टोर करता है। शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट स्टोर करता है। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट स्टोर करता है। सबसे मैक्सिमम होता है लॉन्ग डबल का 10 बाइट स्टोर करता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग बेसिकली कैरेक्टर का याद रखो 1 बाइट होता है। फ्लोट का याद रखो यहाँ पे 4 बाइट होता है, ठीक है। और इंट का याद रखो, इंट का यहाँ पे 2 दे रखा है, लेकिन आप लोग अगर
लेटेस्ट कंपाइलर यूज़ कर रहे हो या फिर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है मेनली, तो आप लोगों को बहुत जगह 4 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब फ्लोट का भी 4 और इंटीजर का भी 4 और कैरेक्टर का 1, और आप लोगों को बहुत जगह इंटीजर का 2 भी मिल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, 2 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। और मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे तो सर यहाँ पे कैरेक्टर का साइज़ 8 मिल रहा है, कैरेक्टर का साइज़ 8 मिल रहा है, तो 8 वो बिट होता है और यहाँ मैं बाइट की बात कर रहा हूँ। और एक बिट बराबर सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट होता है। तो यहाँ पे 1 बाइट दिया हुआ है, इट मीन्स 8 बिट। 2 बाइट मीन्स 16 बिट, 2 बाइट मीन 16 बिट, 4 बाइट मीन 8 × 4 कर दो 32 बिट। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कितना बाइट हुआ, कितना बिट हुआ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया, कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है। कॉलेज में टीचर बोल रहे होंगे 34 इसका साइज़ होता है या 32 साइज़ होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 32 कहाँ होता है, इसका तो 4 होता है, इसका तो 2 होता है। तो 2 बाइट होता है, 16 बिट होता है, ठीक है। तो बिट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, या यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे साइड में 1 बाइट, और ये सब तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 8 बिट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे करते हैं। और फिर अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये जो 2 प्रोग्राम है मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। और ये एक काम करते हैं, ये 2 प्रोग्राम करने से पहले हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर भी थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर को पढ़ने के बाद थोड़ा सा स्टेप सीक्वेंसेस पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली इसमें आते हैं, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम हम लोग का उधार रहा, हम लोग पढ़ेंगे इसको। फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने अभी तक आप लोगों को बताया कि एक कंटेनर है, इसमें हम लोग डेटा को एक्सेस करने के लिए इस कंटेनर का कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, BCD या फिर कुछ नाम यहाँ पे दे देते हैं MKL, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। और इसका हम लोग साइज़ डिक्लेयर करने के लिए किस तरह का ये वैल्यू लेगा और कितना साइज़ होगा उसको बताने के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, जैसे हो गया इंट, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं अपना। तो डिक्लेरेशन तो हम लोगों ने कर दिया। अब इसको जब हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे या इसमें इनपुट करा रहे होंगे, तो इनपुट कराते वक्त या एक्सेस कराते वक्त हम लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर एक देना होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने प्रिंटफ स्टेटमेंट में देखा होगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम लोगों को अगर कोई नंबर यहाँ पे एक्सेस कराना होता है, जैसे मान लो इंटीजर वैल्यू में वो नंबर स्टोर है, मतलब इंटीजर वाले कंटेनर में स्टोर है, तो यहाँ पे हम लोग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं और यहाँ पे कॉमा लिख देंगे MKL। तो इससे होगा क्या, मान लो यहाँ MKL में 5 स्टोर है, तो 5 क्या इंटीजर है, और डेफिनेटली यहाँ से दिख रहा है कि हम लोगों ने इंटीजर में स्टोर कराया है, तो ये इंटीजर है। जब इंटीजर वैल्यू हम लोग प्रिंट करा रहे होते हैं, तो प्रिंट कराते वक्त हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आने वाला है, और वो जो आने वाला है तो वो क्या आने वाला है, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आने वाला है, तो इस इंटीजर वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं %d से। अगर फ्लोट वैल्यू आने वाला होगा तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %f। कैरेक्टर आने वाला होगा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %c। और टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी है, जब प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, %d। और इस तरह से डिफरेंट तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, टेल्स द कंपाइलर अबाउट द टाइप ऑफ डेटा के टाइप को बताता है कि किस तरह का डेटा यहाँ पे या तो इनपुट होने वाला है, या तो उसको यूज़ करने वाले हैं हम लोग, या तो प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है। और वो किस तरह का डेटा है यही मेनली बता रहा होता है। और इसमें हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं % का, % दे के कुछ यहाँ पे कैरेक्टर लिख रहे होते हैं, और उससे हम लोग का फॉर्मेट स्पेसिफायर पता चल रहा होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर करता है मेनली। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब क्या, स्पेसिफाई करेगा कौन सा फॉर्मेट है, डेटा का जो फॉर्मेट है वो क्या है, वही स्पेसिफाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये एग्जांपल जो लिखा है ना, ये आप लोग याद रख लेना, ये बहुत तगड़ा एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये याद रहता है इस तरह से फॉर्मेटिंग, आप लोगों की फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी। फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट स्पेसिफायर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर्मेटिंग हम लोग बात करते हैं कि कितना सुंदर हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं, है ना। और ये देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d फॉर इंटीजर, मैंने सब लिख रखा है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। मैं कुछ का यूज़ करके दिखाऊंगा। %d फॉर इंटीजर, %f फॉर फ्लोट, %c फॉर कैरेक्टर, %s फॉर स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग हम लोग जब एरे पढ़ेंगे ना, तो एरे में हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे और वहाँ पे इसका यूज़ हो रहा होगा। %ld मतलब लॉन्ग इंटीजर, %lf मतलब फॉर डबल, कैपिटल LF मतलब लॉन्ग डबल, और U मतलब अनसाइन इंटीजर, P मतलब हेक्साडेसिमल। ये सब तो यूज़ भी नहीं करेंगे हम लोग उतना। जो मेन यूज़ होगा %d, %f, %c, S हो गया, LD हो गया, LF हो गया, ये सब यूज़ करेंगे। और U भी यूज़ कर लेते हैं, कहीं कहीं पे P भी यूज़ कर लेते हैं। ये जो P है हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखना होता है, तो एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हम लोग कहीं कहीं P भी यूज़ कर लेते हैं।
तो हालांकि मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ तो आप लोगों को आगे जैसे ही मेरा लेक्चर मिलता जाएगा या जो भी हम लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं 300 प्लस प्रोग्राम, उसमें आप लोगों को लगभग हर तरह की चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी। हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, सारी चीज़ें ही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं VS कोड में और देखते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे ये, तो इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये देखो, इसका क्या मतलब है, हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को। ठीक है, अब डेफिनेटली हम लोग VS कोड पे, हम लोग ये चारों टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग VS कोड पे अपना प्रोग्राम बना के देख रहे होंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ int a। मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप बनाया int a, और मैं एक फ्लोट डेटा टाइप बनाता हूँ फ्लोट b। ठीक है, और मैं एक कैरेक्टर बनाता हूँ कैरेक्टर c। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे printf लिख रहे हैं इंटर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, और उसके बाद हम लोग स्कैनफ से वैल्यू ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्कैनफ से वैल्यू ले रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को कुछ वैल्यू दो, इंटीजर जो वैल्यू है। यहाँ पे प्रिंटफ से आप लोगों को क्या होगा पता है, प्रिंटफ से प्रिंट हो जाएगा जिसमें कि हम लोग मैसेज शो करा रहे होंगे कि इंटीजर, कि आप जो है इंटीजर इंटर कीजिए। तो इंटीजर जो भी इंटर करेंगे तो उसको स्टोर कैसे कराएंगे, उसको स्टोर कराने के लिए, इनपुट कराने के लिए मेनली हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %d। क्यों %d, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप में वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो %d और कॉमा दे के लिखेंगे m%a। ठीक है, m%a का मतलब क्या है, अब ये ध्यान देना, प्रिंटफ में हम लोग कहीं भी ये m% नहीं लगाते हैं, लेकिन स्कैनफ में लगाते हैं। तो स्कैनफ में क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्कैनफ में हम लोग को एड्रेस बताना होता है यहाँ पे कि ए का जो एड्रेस है, कोई पार्सल आ रहा होता है, तो पार्सल जो भी आ रहा होता है फ्लिपकार्ट से, तो आपका घर का नाम तो नहीं जानता है। ठीक है, वो आप लोगों को एड्रेस पे डिलीवरी कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसका एड्रेस बता रहे होते हैं। m% मतलब एड्रेस, ए का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे %d जो भी यहाँ पे इंटीजर आने वाला है वो इंटीजर को जाकर ए में डाल दो। इसका मतलब यही होता है, जो भी यहाँ पे ए का एड्रेस है और जो भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आने वाला है उसको जाके ए में डाल दो। अब यहाँ पे हम लोग आगे इस तरह से और लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं इस 2 लाइन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, तो Alt Shift and डाउन से आपका कीबोर्ड शॉर्टकट होगा Alt Shift डाउन। ठीक है, तो Alt Shift डाउन आप लोग प्रेस करो तो यहाँ पे आप लोगों का कॉपी हो जाएगा। Alt Shift and डाउन, देखो इस तरह से आप लोगों का कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर हम लोगों ने इंटर करा लिया, अब इंटर कराएंगे अपना फ्लोट, इंटर फ्लोट। ठीक है, और क्या यहाँ पे कराएंगे, कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना मत भूलना। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे %d है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फ्लोट इंटर करो, और फ्लोट इंटर कर रहे हैं और किस में स्टोर करा रहे हैं, %f में, ना कि d में। ठीक है, %d मतलब हो जाएगा इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे कैरेक्टर क्योंकि इनपुट कराना है तो कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए हो जाएगा %c, और यहाँ पे c डालना भी होगा, यहाँ पे b डाल देते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, जिस कंटेनर में स्टोर करा रहे हो उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होना चाहिए। जैसे b जो कंटेनर है तो b है फ्लोट वाला कंटेनर, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट यूज़ होगा। c है अपना कैरेक्टर वाला कंटेनर, तो यहाँ पे %c यूज़ होगा। और फिर हम लोग स्टोर कराने के बाद हम लोग प्रिंट भी करा देते हैं सबका वैल्यू, printf इंटीजर इज़ इक्वल टू %d। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक लाइन में चाहता हूँ, मैं बार बार प्रिंटफ नहीं लिखना चाहता हूँ अलग अलग के लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंटफ को एक लाइन में एक कोड में ही सारा लिख दूँ। तब यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है अपने मैं यहाँ पे स्टेप सीक्वेंसेस की। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके जाके दिखाता हूँ आप लोगों को स्टेप सीक्वेंसेस की। तो स्टेप सीक्वेंसेस क्या होता है, आप लोग ये रट्टा मार लेना, डेफिनेशन जो भी है ये सब मैं नहीं करने वाला, डिफिनेशन पढ़ रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सीधा यूज़ करके दिखाता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने बताया। स्टेप सीक्वेंसेस क्या होता है ये देखो, तो स्टेप सीक्वेंसेस जैसे हो गया \n, \b, \\0, अब ये सब क्या होता है मैं अभी यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, \n मेनली क्या करता है, एक नया लाइन दे देता है। जो भी हम लोग प्रिंट करा रहे होते हैं तो आउटपुट में देखना एक नया लाइन दे देगा, और कैसे तो वो मैं आप लोगों को भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बिना \n के प्रिंट कराते हैं, फिर \n के प्रिंट कराएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इंटीजर इज इक्वल टू %d, और मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लोट इज़ इक्वल टू %f। यहाँ पे %d %f जो भी दे रहे हैं ना, तो %d के जगह पे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ जाएगा, %f के जगह पे फ्लोट वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर इज़ इक्वल टू %c। ठीक है, और यहाँ %c के जगह पे क्या आ जाएगा,
कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जो भी कैरेक्टर हम लोग इनपुट कराएंगे वो %c के जगह पे आ जाएगा। अब कैसे आएगा, तो उसके लिए हम लोगों को कंटेनर का नाम भी देना होगा अपना। तो सबसे पहले %d हम लोगों ने लिखा है, तो यहाँ पे इंटीजर वाला कंटेनर का नाम देना है जो कि है a। फिर %f है तो यहाँ पे b लिखेंगे जो कि फ्लोट वैल्यू है। %c है तो यहाँ पे c लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले प्रोग्राम कैसे रीड होता है, तो ऊपर से नीचे आता है अपना प्रोग्राम, फिर लेफ़्ट टू राइट जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये राइट जा रहा होगा देखेगा सबसे पहले %d है, तो यहाँ चेक करो क्या सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम लोगों ने यूज़ किया है, तो जो वेरिएबल है वो क्या इंट वाला वेरिएबल है, तो इंट वाला वेरिएबल होगा तो इस डब्बे में जो भी होगा इंटीजर वैल्यू वो यहाँ पे ला के रख देगा। फिर आगे बढ़ेगा, आगे देखेगा कि b के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे ला के रख देगा। फिर आगे बढ़ेगा तो देखेगा %c है, मतलब ये कैरेक्टर ढूंढेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या ढूंढेगा, कैरेक्टर ढूंढेगा, कैरेक्टर वैल्यू। तो कैरेक्टर वैल्यू कहाँ मिलेगा उसको, c में मिलेगा, तो यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू ला के रख देगा। और ध्यान रखना है पहले %d है तो हम यहाँ पे पहले a लिखे पहले, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ f है तो यहाँ हम लोगों ने b लिखा, फिर थर्ड नंबर पे c है तो हम लोगों ने यहाँ पे c लिखा। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन देना तो मत भूलना। और हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, रिटर्न 0। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया तो मेरा गला बैठ गया। अब हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं, और ये क्या हो गया। ठीक है, हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं Ctrl+Shift बैक से, शॉर्टकट होता है, आप लोग यहाँ से भी प्रिंट करा सकते हो। आप लोगों को एक टर्मिनल मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से भी प्रिंट करा सकते हो। और ये शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift बैक जो कि स्केप की के जस्ट नीचे आप लोगों को की मिल रहा होता है। तो Ctrl+Shift बैक आपके लोग यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लो, और प्रिंट कराने के लिए मतलब कंपाइल करके रन कराने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे GCC। ये सब तो आप लोगों को आ ही गया होगा। अपने प्रोग्राम का नाम test1.c और फिर अपना ./a.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल अपना रन कराएंगे। इंटर इंटीजर, तो मैं इंटीजर में डालता हूँ 8। इंटर फ्लोट में डालता हूँ 8.56। इंटर कैरेक्टर, और कैरेक्टर में अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर जो स्केप हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आप लोगों को भी एरर आ सकता है प्रोग्राम बनाते वक्त। तो ऐसा यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि इंटीजर के बाद ना कैरेक्टर वैल्यू रीड ही नहीं ले रहा होता है। देखो मैंने यहाँ पे डाला, इंटीजर डाला, फ्लोट डाला, लेकिन कैरेक्टर स्किप हो गया, कैरेक्टर रीड ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखना, जब भी हम लोग इंटीजर कराते हैं, इंटीजर स्टोर कराते हैं और यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर कराते हैं। ठीक है, इंटीजर और कैरेक्टर अगर साथ में स्टोर करा रहे हैं तो इंटीजर तो स्टोर हो जाता है, फ्लोट स्टोर हो जाता है, लेकिन कैरेक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है। तो कैरेक्टर जो कि यहाँ पे स्किप हो गया, कैरेक्टर हम लोगों को इंटर करने ही नहीं मिला। ठीक है, कैरेक्टर हम लोग इंटर ही नहीं कर पाए, जबकि हम लोगों ने सारी चीज़ें सही लिखी हैं। यहाँ पे %c लिखा है, यहाँ पे c लिखा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी %c सही यूज़ किया है, फिर भी यहाँ पे स्किप हो गया है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, तो वो हम लोग इसको ठीक कैसे करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी रन कराया है वो बिल्कुल सही आ रहा है। इंटीजर =8 आ रहा है, फ्लोट =8.56 आ रहा है, और कैरेक्टर तो स्किप हो गया। कैरेक्टर हम लोगों से मांगा ही नहीं गया, तो हम लोगों ने कैरेक्टर दिया भी नहीं है। देखो कैरेक्टर वाला लाइन स्किप हो गया, कैरेक्टर हम लोगों से इनपुट ही नहीं लिया गया। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इंटीजर 8 और फ्लोट 8.5 कैरेक्टर ये सारे एक लाइन में ही आ रहा है। ठीक है, अच्छी फॉर्मेटिंग नहीं लग रही है, तो यहाँ पे हम लोग \n देंगे, और जहाँ भी \n देते हैं ना वो नए लाइन में शिफ्ट हो जाता है \n। अब इसके आगे का जितना भी कोड होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे भी एक \n दे देते हैं ताकि इसके बाद भी जो कोड हो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देखो हम लोग एक बार फिर से रन कराते हैं इसको, और वो जो एरर आ रहा है तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे ठीक होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप सीक्वेंसेस के बारे में थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देखो इंटीजर हम लोग डालते हैं 8 और फ्लोट डालते हैं मान लो 6.36। अब देखो जैसे इंटर करेंगे ना, कैरेक्टर भी इसको लेना चाहिए था, लेकिन कैरेक्टर रीड ही नहीं कर रहा होगा, डायरेक्ट अपना आउटपुट दे रहा होगा। देखो कैरेक्टर रीड ही नहीं किया। ठीक है, इंटर कैरेक्टर आया लेकिन हम लोगों को रीड का ऑप्शन ही कुछ नहीं मिला, सीधा हम लोगों को मिल गया इंटीजर 8 है, फ्लोट यहाँ पे 6.36 है, और कैरेक्टर तो कुछ हम लोगों ने इनपुट ही नहीं किया तो कैरेक्टर आया भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अपना प्रोग्राम काम कर रहा होता है अपना। देखो यहाँ पे मेनली प्रोग्राम किस पे बेस्ड है, अपना डेटा टाइप पे बेस्ड है, वेरिएबल पे बेस्ड है, स्टेप सीक्वेंसेस पे बेस्ड है जो कि यहाँ \n है, फिर यहाँ पे अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर पे बेस्ड है। तो जितने भी प्रोग्राम आपको मिलेंगे ये सारी चीज़ें तो यूज़ हो ही रही होंगी, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये जो एरर आ रहा है, एरर को दूर करने के लिए हम लोग, एरर नहीं मेनली यहाँ पे जो कैरेक्टर वाला लाइन स्किप हो जा रहा है, कैरेक्टर इनपुट ही नहीं कर पा रहे हम लोग, उसके लिए हम लोग एक f+ फंक्शन यूज़ करेंगे। अब वो क्या होता है, आप लोग डेफिनेटली अगर ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो तो ऐसा एरर आएगा जहाँ पे आप लोग कैरेक्टर, फ्लोट, बहुत सारे डेटा टाइप यूज़ कर रहे होगे, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे एरर आ रहा होगा। ठीक है, कैरेक्टर लाइन स्किप हो रहा होगा या कोई लाइन स्किप हो रहा होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को फ्लश कराना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोग यहाँ पे फ़िलहाल याद रख सकते हो। और फ्लश क्या होता है, फ्लश कैसे यूज़ करते हैं, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
ठीक है, फ्लश फंक्शन आप लोगों को पूरा याद नहीं रखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे फ्लश मुझे याद है, फ्लश के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं वो मैं भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लश इन सी, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा फ्लश इन सी, ऐसा कुछ देखो F+STDINC, ठीक है, यही मैं बोल रहा था। F+ यूज़ करते हैं द आउटपुट बफर एंड मूव द बफर, जो भी बफर हो रहा होता है उसमें उसको वो रिमूव कर देता है, ठीक है, हटा देता है वो, ठीक है, और अपना कंसोल क्लियर कर देता है, जिससे कि अपना प्रोग्राम अच्छे से रन कर रहा होता है। तो आप लोग देखो यहाँ तक तो प्रोग्राम ठीक रन कर रहा था, लेकिन इसके बाद कैरेक्टर इनपुट नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग यहाँ बीच में लगा देंगे F+, और ये आप लोग देख लो, मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, F+STDIN। तो ये मुझे पर्सनली ये एरर आया था जब मैं अपना कॉलेज में प्रोग्राम बना रहा था। मैं एक बेसिक सा प्रोग्राम ही बना रहा था जिसमें कि मैं सारे डेटा टाइप्स को यूज़ कर रहा था एक साथ, सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर को, और ये एरर आया था। तो मुझसे तो ये एरर सॉल्व नहीं हुआ था, मैंने अपने सर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक F+ फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक मेनली बीच में बफर आ जाता है जिसमें कि इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू दोनों स्टोर करा रहे होते हैं, या बहुत सारे डेटा टाइप्स एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ बीच में एक बफर आ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग F+ का यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हैं। अब देखो अब कोई लाइन स्किप नहीं हो रहा होगा। अब दोबारा से इसको रन करते हैं, अपना प्रोग्राम कंपाइल करके एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इंटीजर हम लोगों ने इंटर कर दिया, इंटर कैरेक्टर 6.36 कुछ भी इंटर कर दो आप लोग, इंटर कैरेक्टर देखो अब ये स्किप नहीं हो रहा है, कैरेक्टर हम लोग डाल सकते हैं। मान लो एक कैरेक्टर मैंने A डाल दिया, इंटर करेंगे तो देखो इंटीजर =5, फ्लोट दिस एंड कैरेक्टर दिस। तो जैसे जैसे हम लोगों ने यूज़ किया है अपने प्रोग्राम में वैसे वैसे आ रहा है। यहाँ पे देखो फ्लोट के बाद ये थोड़ा स्पेस क्यों आ रहा है, तो स्पेस इसलिए आ रहा है। और मैं आप लोगों को इतना बेसिक से फॉर्मेटिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मेटिंग जब हम लोग एडवांस प्रोग्राम में जाएंगे तब मैं आप लोगों को इतनी फॉर्मेटिंग नहीं बता रहा हूँ। तो अभी आप लोग अगर फॉर्मेटिंग ध्यान में रखते हो तो आप लोग आगे कर पाओगे। देखो यहाँ \n के बाद हम लोगों ने एक स्पेस दिया है तो इसलिए स्पेस आ रहा है। तो \n से आप लोगों को पता चल गया। एक हम लोग \t भी यूज़ कर सकते हैं। \t से यहाँ पे थोड़ा टैब स्पेस मिल जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को देखो करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इससे आप लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर क्लियर हो जाएगा। मैं इसको अगेन कंपाइल कराता हूँ, यहाँ पे कंपाइल एंड रन। तो 6.56। अब यहाँ पे देखो आप फ्लोट जो है ना, फ्लोट डेटा टाइप में हम लोग इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन इंटीजर में फ्लोट नहीं डाल सकते हैं। देखो फ्लोट में हम लोग इंटीजर डाल सकते हैं, जैसे मैंने 9 डाला तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इंटीजर में फ्लोट नहीं डाल सकते हैं। फ्लोट में इंटीजर डाल सकते हैं, इंटीजर में फ्लोट नहीं डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे एक कैरेक्टर इनपुट करते हैं T। तो देखो यहाँ पे इंटीजर =5 और यहाँ देखो यहाँ एक टैब स्पेस आ गया इतना सारा, ठीक है। अब 5 टैब स्पेस या यहाँ पे 5 स्पेस होता है, 5 कैरेक्टर का स्पेस, या शायद 10 कैरेक्टर का कुछ स्पेस होता है। तो आप लोग देख लेना कितने कैरेक्टर का स्पेस होता है। तो मेनली एक टैब स्पेस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया और \n जब हम लोगों ने दिया था तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी स्पेस आ रहा है यहाँ पे \t से, ठीक है। और देखो 9.00000। अब यहाँ पे जो है आप लोग देखो यहाँ पे 6 डिजिट आ रहा है, ठीक है, 6 डिजिट आ रहा है। तो इसकी फॉर्मेटिंग अगर आप लोगों को ठीक करनी है तो मैंने आप लोगों को नोट्स में जो लिखा था वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहाँ यूज़ किया हम लोगों ने, printf यहाँ पे करा है। तो %f लिखा है। मान लो आप लोगों को यहाँ पे, एक मिनट, मान लो आप लोगों को यहाँ पे डिजिट के बाद यहाँ पे जो आ रहा है, किधर गया, ये जो डिजिट के बाद 6 डिजिट आ रहा है, डेसिमल के बाद 6 डिजिट आ रहा है, तो उसको मान लो आप लोगों को सिर्फ 2 डिजिट चाहिए ताकि 2 डिजिट देखने में अच्छा लगता है ना। तो .2 यहाँ पे लिख देंगे, %.2f। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा होगा। अब एक बार और रन कराते हैं तो देखना यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा होगा। देखो 5 and 9 and A, यहाँ देखो 9.00 इस तरह से होता है। और मैंने यहाँ पे एक अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ लिखा था, आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा था, %5.2f। इस तरह से लिखने से क्या होगा, तो इस तरह से लिखने से मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होगा। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा, ऐसे मान लो यहाँ पे 9.34 है, ठीक है, 9.34 है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे .2f लिखते हैं, 9.345 है मान लो, तो .2f लिखने से क्या होगा, ये 2 कैरेक्टर ही रीड करेगा। डेसिमल के बाद 2 कैरेक्टर मतलब ये जो 2 है, 2 डिजिट वही रीड करेगा, ठीक है। और अगर मान लो हम लोग यहाँ पहले 5 लिख देते हैं, मतलब % के बाद ही लिखना है बेसिकली, तो %.2f लिखने पे तो 2 कैरेक्टर रीड हो रहा था, ये आप लोगों को पता चल गया। और आगे अगर 5 लिख दे तो इसका मतलब ये टोटल 5 कैरेक्टर ले रहा होगा। जैसे ये 1, 2 और 3, ये तो 3 हो गया, और 2 यहाँ पे आएगा तो 2 यहाँ पे, और स्पेस यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, 2 स्पेस रह जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को सीधा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये इसका स्पेस हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैब स्पेस सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं ताकि कोई टैब स्पेस नहीं आ जाए।
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे टैब स्पेस हटा दिया है और अब देखो यहाँ पे रन कराते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं पेन टैब से यूज़ कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा स्लो लग सकता है आप लोगों को, ठीक है। 5 9 एंड ए ऐसा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आ रहा है, डेफिनेटली नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग अगर टैब नहीं भी हटाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो %.2f हम लोगों ने लिखा है। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग %.6f लिख दे, ठीक है, .6f नहीं, मतलब 6.2f, ठीक है, 6.2f। तो यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल कैरेक्टर यहाँ पे 6 रीड ले रहा होगा, कितना, 6 का स्पेस आ रहा होगा। जैसे 2f से तो 2 कैरेक्टर आ रहा था। मैं आप लोगों को रन ही करके दिखाता, कंट्रोल शिफ्ट बैकआउट। और यहाँ ध्यान से देखो 5 एंड 6 एंड कुछ भी यहाँ डाल दो D, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया आगे। अब ये कितना स्पेस है, तो ये डेफिनेटली ये कितना है, ये 3 है, देखो 1 2 और 3। तो यहाँ पे इस साइड भी और 3 आ रहा होगा, 1 2 3, देखो आ रहा है, तो टोटल 6 हो गया। तो आगे 6 लिखने का मतलब था कि टोटल कैरेक्टर ये 6 ले रहा होगा, ठीक है, मतलब 6 का स्पेस ये 6 कर रहा होगा। बाकी वो .2 लिखने का मतलब था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा, समझ गए आप लोग। अगर 6 लिखे हैं तो हम लोग यहाँ 6 का स्पेस आ रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 6 के जगह मैं कुछ और लिख दूँ, 6 के जगह जैसे मान लो हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं, या चलो 8 लिख देते हैं, या 9 लिख देते हैं, चलो तो ज़्यादा स्पेस थोड़ा मिल रहा होगा। देखना अभी जितना स्पेस आ रहा था, अभी आप लोग देखो कितना स्पेस आ रहा था, इतना सा स्पेस आ रहा था 3 कैरेक्टर का यहाँ पे, क्योंकि 3 ये था और बाकी 3 6 हो जा रहा था। तो अब यहाँ पे देखना इससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ रहा होगा, ठीक है। एक बार और रन कराते हैं, 5 6 एंड कोई भी यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट कर दो। तो यहाँ पे देखो ये अब ज़्यादा स्पेस आ रहा है। कितना स्पेस आ रहा है, तो 3 तो ये था और हम लोगों ने 9 दिया था, तो यहाँ पे टोटल 6 और स्पेस आ रहा होगा। 1 देखो यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्पेस आ रहा है। तो 6 कैरेक्टर टोटल, टोटल 9 कैरेक्टर ये रीड कर रहा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने प्रोग्राम डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। और ये जो प्रोग्राम था ये कहाँ गया, ये प्रोग्राम अपना, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। तो ये जो प्रोग्राम है अपना, हालांकि मैंने एक प्रोग्राम जो अभी आप लोगों को बताया उससे सारा चीज़ें क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ये प्रोग्राम अपना किधर गया, शायद इधर ही था ना अपना प्रोग्राम, हाँ ये रहा अपना प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो सी प्रोग्राम टू शो द यूज़ ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, आप लोग और भी डेटा टाइप का यूज़ करके देख सकते हो। और ये जो साइज़ है कि साइज़ किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वो मैं आप लोगों को जो 300+ प्रोग्राम का जो अपना प्लेलिस्ट है उसी में मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना ये वाला प्रोग्राम। और ये शायद मैंने डाल भी दिया है ये प्रोग्राम, शायद मैंने, आप लोग जाके चेक कर लेना एक बार, ये शायद मैंने डाल दिया है। तो आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। और फिर अब मिलेंगे अपने अगले थ्योरी वाले पार्ट में। और आप लोग प्रोग्राम जरूर से प्रैक्टिस करो, थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए प्रोग्राम प्रैक्टिस करना। तो जो 300+ प्रोग्राम वाला प्लेलिस्ट है अपना, उसको फॉलो कर लो और 300+ प्रोग्राम आप लोग बना लो, बस प्रो हो जाओगे आप लोग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताना भूल गया शायद, फिर से यहाँ पे आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, अरे ये क्या हो रहा है, शायद ये लैग कर रहा है थोड़ा, ठीक है, बहुत टाइम से चल रहा है ऑब्वियसली, और अपना सस्ता लैपटॉप है। तो स्टेप सीक्वेंसेस देखो, जैसे मैंने \n बताया, यहाँ पे नया लाइन दे देता है, \t टैब स्पेस दे देता है, \a यूज़ करोगे तो आप लोगों को अलार्म और बीप मिल रहा होगा। जैसे आप लोग रन कराओगे यहाँ पे एक अलार्म आप लोगों को मिल रहा होगा, ठीक। और आप लोग \b यूज़ करोगे तो आप लोगों को एक स्पेस मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और डबल / से क्या होगा, जैसे आप लोग एक / दे रहे थे तो यहाँ पे देखो प्रिंट नहीं होगा। एक / हम लोग कहीं पे भी दे दें, मान लो यहाँ पे मैं \n हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मान लो हम एक / दे दो, देखो ये एरर दिखा रहा है, एरर शो कर रहा है। जैसे हम लोग प्रोग्राम रन कराएंगे वहाँ एरर आ रहा होगा, ये रन नहीं कर रहा होगा। देखो यहाँ पे, यहाँ मैं इसको रन कर, देखो ये एरर आ रहा है, ठीक है। ये सही, यहाँ पे printf स्टेटमेंट में जो भी हम लोगों ने लिखा है वो सही नहीं है, ये बता रहा है ऐसा, तो एरर आ रहा है। तो अगर मान लो आप लोगों को प्रोग्राम में ये printf स्टेटमेंट में आप लोगों को / भी यूज़ करना है, मतलब आप लोग चाहते हो कि / भी प्रिंट हो, तो एक / की जगह आप लोग 2 / दे दो। तो एक / से क्या होगा, एक / तो एज अ स्टेप सीक्वेंस में जो भी अपना काम आता है वो यूज़ हो जाएगा, और एक / आप लोगों का प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
तो एक बैकस्लैश यूज़ होगा, एक बैकस्लैश प्रिंट होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किधर गया, यहाँ पे बैकस्लैश, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है, बैकस्लैश और डबल क्वोट लिखा हुआ है, बैकस्लैश डबल क्वोट। तो डबल क्वोट आप लोग डायरेक्टली प्रिंट करने जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है, एरर आ जाएगा। तो एक बैकस्लैश और डबल क्वोट दो तो डबल क्वोट प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क भी आप लोग, क्वेश्चन मार्क तो खैर आप लोग डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप लोग सिंगल बैक क्वोट भी अगर प्रिंट कराना है तो ऐसे नहीं होगा, तो आप लोग एक बैकस्लैश देके सिंगल। और ये हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ हम लोग प्रोग्राम में बनाते बनाते सीखेंगे। और हालांकि आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, बड़े स्मार्ट हो आप लोग। और मैंने बहुत ही बेसिक से बताने की कोशिश की है, इतने बेसिक से मतलब मैंने खुद नहीं पढ़ा था लेकिन मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी पार्ट में, और तब तक के लिए आप लोग अपना जो प्रोग्राम वाला प्लेलिस्ट है उसको देखते रहो, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।